हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति में जैकोबिनों की भूमिका और नेपोलियन के उदय के बारे में कल हमने फ्रांस में क्रांति के कारण और उसके परिणामों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन जो थे उनकी क्या भूमिका रही और नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानें। तो सबसे पहले जैकोबिनों की भूमिका के बारे में जानना जरूरी है। जैकोबिन की भूमिका के बारे में अगर हमने जान लिया तो नेपोलियन के उदय को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैकोबिन कौन थे। जैकोबिनों ने जिस क्लब का निर्माण किया उसे किस नाम से जाना जाता था, क्लब के सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो कल हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति के दौरान कि फ्रांसीसी जो समाज था 3 भागों में विभाजित था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। पहला एस्टेट जिसके अंतर्गत पादरी वर्ग शामिल थे, दूसरा एस्टेट जिसके अंतर्गत कुलीन वर्ग शामिल थे और तीसरा एस्टेट जिसके अंतर्गत में गरीब मजदूर, श्रमिक जो लोग थे, किसान जो थे, वो शामिल थे। तो ये गरीब मजदूर जो थे, ये जो किसान जो थे, ये मिलों में काम करने वाले जो कामगार जो थे, वो एक क्लब में चाय पीने जाते थे और वहाँ बैठ करके राजा, फ्रांस का जो राजा था, उसकी नीतियाँ, सरकारी जो नीतियाँ थी, उनके बारे में आपस में चाय पीते हुए बातचीत करते थे और बहस करते थे। तो उस स्थान को जहाँ पर जो आपस में सरकारी नीतियों के बारे में जो बातचीत की जाती थी, उन्हें जैकोबिन क्लब कहा जाता था। तो जैकोबिन क्लब में जो व्यक्ति जाते थे उनको जैकोबिन के सदस्य कहा जाता था। तो इस क्लब का जो प्रमुख जो नेता था वो फ्रांस का कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जैकोबिनों का नेता किसे कहा जाता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये जैकोबिनों के जो सदस्य थे, ये फ्रांस में जो बंदरगाह को कहा जाता था गोदी, बंदरगाहों पर काम करने वाले जो कामगार, जो श्रमिक थे, वो एक धारीदार पतलून पहनते थे। तो धारीदार पतलून को इन्होंने अपने प्रमुख ड्रेस के रूप में इन्होंने चुना। तो धारीदार पतलून को ये धारण करते थे, जिसे ब्रेचेस भी कहा जाता है। तो धारीदार पतलून पहनने के कारण से इन मजदूर गरीब कामगारों को 100 पड़ा, यानी जो जैकोबिन के जो सदस्य थे उनका जो प्रमुख जो वस्त्र क्या था, वो धारीदार पतलून जो था, जिसको पहनने के कारण से इनको 100 पलात कहा जाता था। 100 पलात का शाब्दिक अर्थ बिना गुटकने वाला वस्त्र भी कहलाता है। तो जैकोबिनों ने उस समय पर क्या किया कि फ्रांस में क्रांति की। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का भी प्रमुख योगदान था और जिसमें जैकोबिन के सदस्यों का भी प्रमुख योगदान था। उन्होंने फ्रांस के राजा लुई 16वें की नीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर दिया था, किले पर भी हमला कर दिया था और उन्होंने 1792 में उन्होंने क्रांतिकारियों ने किस पर हमला कर दिया था? फ्रांस के शाही महलों पर उन्होंने हमला कर दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमने पढ़ा कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने जो क्रांति कर दी, राजा लुई 16वां और उसकी रानी जो कि ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी जो थी मैरी एंटोनेट, इनको सूली पर लटका दिया गया। इनकी एक बेरहमी से हत्या कर दी गई और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। 21 सितंबर 1792 को जैकोबिनों के द्वारा फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। गणतंत्र की स्थापना करने के बाद में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन हो गया था। डायरेक्टरी क्या था? कल हमने पढ़ा था कि फ्रांस में 5 सदस्यों के एक कार्यपालिका वाली की संस्था थी, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। अब फ्रांस में डायरेक्टरी और जनता के द्वारा चुने हुए जो विधान परिषद जो थी, उन दोनों को मिलकर गणतंत्र के द्वारा शासन किया जाने लगा। क्योंकि जैकोबिन के जो सदस्य जो थे और जो विधान परिषद के जो चुने हुए सदस्य थे, उनमें आपसी वैचारिक मतभेद था, उनमें एक दूसरे के विरोध वो करते थे, जिसके कारण से फ्रांस में गणतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब जो फ्रांस में जब ये अस्थिरता का, राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल था,
कि डायरेक्टरी और विधान परिषद के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि जैकोबिन के सदस्यों ने राज परिवार के लोगों को विधान परिषद के सदस्यों का कत्लेआम प्रारंभ कर दिया, जिसे हमने कल पढ़ा था आतंक का काल, आतंक का युग। तो फ्रांस में जो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल था उसका फायदा उठाया नेपोलियन। उस समय पर जैकोबिनों की डायरेक्टरी और विधान परिषद में जब राजनीतिक अशांति हो रही थी तो उस राजनीतिक अशांति को रोकने का जो जिम्मा था वो लुई 16वें को सौंपा गया। लुई 16वां नहीं कि नेपोलियन को सौंपा गया। नेपोलियन कौन था? फ्रांस की क्रांति के दौरान सेना का एक कमांडर था, जो था अपना नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट उसी समय पर जो पड़ोसी देश जो ऑस्ट्रिया था उसने भी फ्रांस पर हमला कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया की सेना को रोकने का जिम्मेदारी भी किसको दी गई? नेपोलियन को दी गई। अब नेपोलियन के पास में समस्त पावर आ गई थी, समस्त शक्तियां उसको प्रदान कर दी गई थी। इन शक्तियों का दुरुपयोग कर नेपोलियन ने क्या किया? फ्रांस में कब्जा कर लिया, यानी अपने आप को 1804 में एक तानाशाह शासक घोषित कर दिया। वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। तो किसका फायदा उठा करके? राजनीतिक अस्थिरता और ऑस्ट्रिया के द्वारा फ्रांस पर आक्रमण को रोकने के लिए जब नेपोलियन के लिए विशेष अधिकार दिए गए, विशेष शक्तियां प्रदान की गई, तो उन विशेष शक्तियों के बल पर उसने सेना का ब्रिगेडियर जनरल बनकर के उसने संपूर्ण सेना पर कब्जा कर लिया और फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया और अपने आप को एक तानाशाह शासक घोषित कर दिया। इसके बाद में नेपोलियन ने यूरोपीय देशों की यात्रा की। पुराने राजवंश जो कि ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए थे उनको हटा दिया गया। निजी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित उसने विभिन्न कानून बना दिए। नाप तोल की एक समान प्रणाली उसने विकसित की जो कि उसमें फ्रांस के शासक लुई 16वें के द्वारा उससे अलग थी। इसके बाद में उसने यूरोप का आधुनिकीकरण भी किया। ये जो सभी जो उसने नियम बनाए ये क्या कहलाए? नेपोलियन संहिता के नाम से। आप कक्षा 10 में भी पढ़ेंगे नेपोलियन संहिता। तो फ्रांस में नेपोलियन ने जब कब्जा कर लिया था, अपने आप को तानाशाह शासक घोषित कर दिया था, तो उसने अपने हिसाब से जो नियम बनाए उनको क्या कहा गया? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। इसके बाद में हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि राजा बनने के बाद में 1815 में फ्रांस में यूरोप में ही एक स्थान है वाटरलू के युद्ध में। 1815 के दौरान वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की मृत्यु हुई। अब मृत्यु के बारे में चर्चा करें हम कि फ्रांस व अन्य पड़ोसी देशों पर नेपोलियन के अत्याचार के कारण से नेपोलियन को मालूम था कि अब मैं अगर यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई छोड़ेगा तो नहीं, सारे लोग जो है मेरे से चिड़े हुए सब मुझे मार देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। इस कारण से उसने एक सैनिक बंकर में, बंकर क्या होता है? एक भूमिगत सैनिक गड्ढा होता है जिसमें 8 से 10 लोग छिप करके रह सकते हैं। वहां पर अपने परिवार सहित उसने आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार से हम बात करें फ्रांस में नेपोलियन के उदय से लेकर के फ्रांस में जो आतंक का एक युग जो था, नेपोलियन का जो समय था, जो तानाशाह शासक का जो समय था, उस युग के 1815 में वाटरलू के युद्ध के दौरान उसकी समाप्ति हुई। तो यहाँ पर दो प्रमुख बातें हैं हमें यहाँ पर होमवर्क के रूप में नोट करना है कि जैकोबिन कौन थे? जैकोबिन फ्रांस में एक क्रांतिकारी सदस्यों का एक क्लब था जहाँ पर वो चाय पीने जाते थे और फ्रांस के राजा से संबंधित जो सरकारी नीतियाँ थी उन पर आपस में बातचीत करते थे और बहस करते थे, जिनको जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता था। जैकोबिन क्लब के सदस्यों की वेशभूषा कैसी थी? मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस के बंदरगाह पर काम करने वाले जो श्रमिक थे वो एक धारीदार एक पतलून पाजामा पहनते थे। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो अंग्रेज एक जो पाजामा सकरा पाजामा पहनते थे जिसे ब्रेचेस कहा जाता था,
उसी प्रकार से था। तो इस धारीदार पतलून को ही उन्होंने अपना एक यूनिक ड्रेस के रूप में अपनाया और इसके कारण से उनको सौकुलाब के नाम से जाना जाता था। जैकुनों ने ही डायरेक्टरी का निर्माण किया था। डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा था हमने कि 5 सदस्यीय एक कार्यपालिका थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। डायरेक्टरी और विधान परिषद के सदस्यों में आपस में मतभेद था और उस मतभेद का फायदा किसने उठाया था? नेपोलियन ने उठाया था। और नेपोलियन पर उन क्रांतिकारियों को रोकने और ऑस्ट्रिया की जो सेना जो थी उसको रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसे विशेष अधिकार दिए गए थे। और एक सैनिक कमांडर जो था, एक ब्रिगेडियर जनरल बन गया था सेना का, और उसने अपने अधिकारों के बल पर फ्रांस पर कब्जा कर लिया, वहाँ का शासक बन गया और अंत में उसकी 1815 में वाटरलू की युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो आप उस प्रकार से इनको नोट कर लें और याद कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।